नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका दोस्त समीउल्लाह अपनी इस इस्लामिक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म चैनल इल्म व अदब बाय समीउल्लाह अल्तमश पर फिर खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें आज का हमारा उन्वान है जनूबी एशिया बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की आमद 712 से 1947 ईस्वी बरसगीर पाक व हिंद की मुकम्मल हिस्ट्री। जैसा कि इसकी फर्स्ट एपिसोड में हम सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के दौरे हुकूमत तक पहुँचे थे, सेकंड एपिसोड में अब इसको मज़ीद आगे जो है वो लेकर चलते हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड इससे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इससे बेशकीमत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ख़ासतौर पर BS लेवल पर माइनर सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट भी इसको इन एपिसोड से हेल्प हासिल करते हुए अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। तो फाइनली अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हुए कि शहाबुद्दीन गौरी की औलाद न थी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम को बेटों सा सलूक करते थे। दिल्ली हिंदुस्तान में सल्तनत को मजबूत करने के लिए अपने वफादार तुर्क गुलामों में से खूब उन पर एतमाद करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में उनको मुकर्रर किया गया। दिल्ली में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और मुल्तान में गुलाम नासिरुद्दीन को मुकर्रर किया। अपनी इन कार्रवाइयों के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी वापस अफ़गानिस्तान जा रहे थे तो रास्ता में जेहलम के करीब आप पर हमला किया गया, जिसमें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी शहीद हो गए। जैसा कि अपर बयान हो चुका है कि सुल्तान शहाबुद्दीन की अपनी कोई नौरीना औलाद न थी, तो शहादत के बाद गौरी सल्तनत इनके ग़ुलामों ही में तकसीम हुई, जिसमें दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक को, मुल्तान का नासिरुद्दीन को, गौर में गयासुद्दीन महमूद और जबकि गज़नी और इसके गिरदोनवाह में ताजुद्दीन को इक़्तिदार संभालना पड़ा। और ये वाक़या गौरी ख़ानदान के इख्तिताम और दिल्ली सल्तनत के आगाज़ का बायस बना। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद गौरी ख़ानदान की 4 साला हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गई और जो कि इनके तमाम ग़ुलामों में तकसीम हो गई, जो कि तमाम ग़ुलाम थे लेकिन हुकूमत में आ गए और इक़्तिदार को संभाला तो ख़ानदान गुलामा कहलाया। इस ख़ानदान गुलामा का एक सबसे नामवर और ताकतवर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था, जो इस ख़ानदान गुलामा का सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर सुल्तान रहा। इसका ताल्लुक़ तुर्क नस्ल से था और जो इब्तिदा में तो एक ग़ुलाम ही था, जिसे शहाबुद्दीन गौरी ने ग़ुलाम और दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। बाद में इसे अपनी फ़ौज में भी शामिल किया और फिर कुतुबुद्दीन का दामाद और करीबी मशीर भी बन गया। 1210 ईस्वी में एक कुतुबुद्दीन की वफ़ात के बाद आराम शाह को दिल्ली का हुक्मरान बनाया गया, लेकिन वो कमज़ोर हुक्मरान साबित हुआ। तो शमसुद्दीन अल्तमश की कामयाब सलाहियतों को देखते हुए अमीरों ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को दिल्ली का सुल्तान मुंतखब कर लिया। अल्तमश ने तकरीबन 25 साल हुकूमत की और इस दौरान दिल्ली सल्तनत को मुकम्मल तौर पर गौरी हुकूमत से अलहदा आज़ाद करके एक खुद मुख्तियार इस्लामी रियासत में बदल लिया। इस दौरान चंगेज़ खां के हिंदुस्तान पर हमले भी हुए, जिसका मुकाबला किया गया और दिल्ली सल्तनत को मजबूत बुनियादें फराहम की। इस वक्त उम्मत मुसलमा की खिलाफत ख़ानदान बनु बासिया के पास थी और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ही वो सुल्तान था जिसने बगदाद से दिल्ली सल्तनत के लिए खिलाफत की सनद हासिल की। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत को बैन-ए-अक़वामी तौर पर एक जायज़ और बाकायदा इस्लामी रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। 1236 ईस्वी में अल्तमश की वफ़ात के बाद इसके ख़ानदान में इक़्तिदार की कशमकश ही रही, जिसमें गियासुद्दीन बलबन ने अहम किरदार अदा किया। गियासुद्दीन बलबन भी खुद एक ग़ुलाम था, जिसे कि गौरी ख़ानदान के ग़ुलाम शमसुद्दीन अल्तमश ने खरीदा हुआ था, लेकिन बाद में इसके बहादुरी, ज़हानत और इसकी हिकमत अमली से मुतासिर होकर इसे आज़ाद किया और अपना करीबी मशीर बना लिया था। 1246 ईस्वी में अल्तमश के पोते नासिरुद्दीन ने सल्तनत को संभाला और गियासुद्दीन बलबन को नायब सल्तनत का ओहदा अता किया, लेकिन इक़्तिदार हकीकी तौर पर गियासुद्दीन बलबन ही के हाथ में था। तो दूसरी जानब तातारियों के हमलों का डर खौफ रहता था कि तातारी अब सल्तनत दिल्ली पर हमलावर हो रहे थे। इस दौरान बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मज़ीद मुस्तहकम किया और तातारियों के हमलों से महफूज किया। 20 साल की हुकूमत के बाद नासिरुद्दीन महमूद की वफ़ात पर 1266 ईस्वी के बाद गियासुद्दीन बलबन ने इक़्तिदार खुद संभाल लिया और बाकायदा सुल्तान होने का ऐलान किया। 1287 ईस्वी में सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की भी वफ़ात हो गई। गियासुद्दीन बलबन का एक ही बेटा था जो कि उसकी मौजूदगी ही में एक जंग के दौरान मारा गया। तो इस तरह गियासुद्दीन बलबन की वफ़ात के बाद हुकूमत ख़ानदान गुलामा में आगे न बढ़ सकी और इस तरह ख़ानदान गुलामा का भी खात्मा हो गया, जबकि सल्तनत खलजी ख़ानदान के हाथ में मुंतकिल होगी, जिसमें जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने 1290 ईस्वी में इक़्तिदार संभाला और इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करते हुए इस पर तकरीबन 20 साल हुकूमत की। लेकिन इसके बाद हुकूमत खलजी ख़ानदान में कायम भी न रह सकी और इक़्तिदार तुगलक ख़ानदान में मुंतकिल हुआ, जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक, जबकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक हुकूमत की। लेकिन इसके बाद तुगलक ख़ानदान की भी हुकूमत बहुत कमज़ोर पड़ गई और 1398 ईस्वी में अमीर तैमूर के हिंदुस्तान पर हमलों ने इससे मज़ीद
तबाह करके रख दिया, जबकि तुगलक ख़ानदान का मुकम्मल सफाया कर दिया गया, लेकिन खुद हुकूमत ना संभाल सका और लूट मार की करके वापस चला गया। अमीर तैमूर के वापस जाने के बाद हुकूमत दिल्ली के एक नए ख़ानदान के हाथ में आई, जो कि सादात ख़ानदान था। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर हुक्मरानी का चौथा ख़ानदान था, लेकिन ये भी हुकूमत पर बाकायदा कंट्रोल हासिल ना कर सका और 1451 तक हुकूमत में आगे पीछे इधर उधर का होता रहा, जबकि 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर हमला करके लोधी सल्तनत की बुनियाद रखी। तकरीबन 75 से 80 साल हुकूमत लोधी ख़ानदान में रही, जिनमें सिकंदर, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी बरसर इक़्तिदार आए। 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर, अमीर तैमूर का पड़पोता जो था, उसने हिंदुस्तान में आकर मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि एक कामयाब हुकूमत साबित हुई और फिर ये हुकूमत 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी तक तकरीबन 315 साल तक रही, मुग़ल ख़ानदान के पास ही रही। पानीपत की पहली जंग बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई, जिसमें बाबर के साथ तकरीबन 12,000 की फ़ौज थी, जबकि इब्राहिम लोधी के लश्कर की तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा थी, जिसमें 1,000 तादाद तो सिर्फ हाथियों की थी। बाबर ने इस जंग में जदीद हिकमत अमली अपनाई और तोप व बारूद का इस्तेमाल किया, जो लोधी लश्कर के लिए बहुत ही तबाहकुन साबित हुआ और लोधी की फ़ौज तोपों के धमाकों से घबरा गई, जबकि इसके अपने ही फ़ौज की हाथी अपनी ही फ़ौज के लिए तबाहकुन साबित हुए, जो कि तोपों के गोलों से, उनकी आवाज़ से जो है वो तंग आकर अपने ही लश्कर पर हमलावर होकर इसको रोंदते हुए भागते गए। इसके अलावा लोधी फ़ौज के अपने ही कई सलार बाबर के साथ मिल चुके थे, जिन्होंने फ़ौज को में बाबर के को साथ देते हुए अपनी ही फ़ौज में जो है तबाही मचाई और इन्हें हिंदुस्तान आने की दावत भी दी थी। इस तरह इब्राहिम लोधी इस जंग में मारा गया और इक़्तिदार बाबर ही के हाथ में रहा। हाथ में आते ही उसने मुग़ल ख़ानदान के लिए राह हमवार की और हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। जब हिंदुस्तानी सल्तनत में मुग़लिया ख़ानदान बरसर इक़्तिदार आया और इसको तकरीबन 3 सदियाँ इस पर हुकूमत की, इसमें जो है वो अपनी यादाश्त के हर तरह के जो है वो नए से नए इसकी किला जात तमीर किए, इसमें अवाम के लिए हर तरह से खुशहाली का प्रोग्राम मुकम्मल किया और इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद बात करते हुए इस 300 साला हुकूमत मुग़लिया ख़ानदान की पर इसको मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मुकम्मल बातचीत इस मुकम्मल ख़ानदान गुलामा से लेकर मुग़लिया ख़ानदान तक, गौरी ख़ानदान की हुकूमत, इनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन तमाम तलबा तलबात और हिस्ट्री से रिलेटेड इससे इंटरेस्ट रखने वाले तमाम दोस्तों को बेहतर गुजरेगी और इंशाअल्लाह जो है वो इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह जो है वो इसके बाद इन ख़ानदानों की, गज़नी और गौरी ख़ानदान, ख़ानदान गुलामा, तुगलक और लोधी ख़ानदान, इनकी हर एक की हुकूमत का मुकम्मल जायज़ा लेते हुए इनका दौरे हुकूमत के लिए अलग-अलग एपिसोड को पेश किया जाएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम दोस्त मज़ीद जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे।